हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मीन्स प्रकृति कि मैनेजमेंट किस तरीके का है। मैनेजमेंट जान लिया, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जान लिए, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट आखिर क्या है, किस तरीके का है। चलिए आज की क्लास को एक अच्छी सी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। या तो मैनेजमेंट को साइंस बोला जा रहा है, या मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब ये जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट आखिर एक्चुअल में है क्या। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्चुअल में मैनेजमेंट में कौन सा जो फीचर है वो एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। पहला हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस, जैसा कि आप जानते हैं साइंस कभी भी जो एग्जिस्ट करती है, हम कई सारी चीज़ें ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आप इसे नहीं बदल सकते। भूत होते हैं, नहीं होते हैं, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, इसके लिए तो अभी भी साइंस मतलब रिसर्च चल रही हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है हम उसको मानते हैं ना। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है कि आखिर ये कोई भी इंसिडेंस अगर होता है, आप ये जानने की कोशिश करते हैं ये उसका इफेक्ट था, लेकिन आखिर हुआ किस रीज़न की वजह से, क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज़ थे, तो इन सबको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये साइंस है। बारिश होती है, बारिश कैसे होती है, आसमान में पानी अचानक कैसे अपने आप आ जाता है, ये बादलों से गिरता है या कैसे गिरता है, या ओस बनकर गिरता है, ये सारी जो रिसर्च की गई ये साइंस के थ्रू की गई। तो साइंस ने लेकिन जो प्रूफ कर दिया, तो वो सिस्टम कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सली ये चीज़ बोली जाती है कि सन जो होता है वो ईस्ट से राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है, और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है। तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? किसी कंट्री में उसका टाइमिंग डिफर हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिका में अगर यहाँ मॉर्निंग अभी इंडिया में हो रही है तो वहाँ उस टाइम पर नाइट टाइम होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जो सूरज है वो किसी और दिशा से निकलता है, किसी और डायरेक्शन से निकलता है। नहीं, डायरेक्शन सभी की सेम है। सन राइज होगा ईस्ट में तो सेट होगा वेस्ट में। तो इस चीज़ को ये यूनिवर्सली एक ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है, सार्वभौमिक है, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो साइंस ये कहती है कि साइंस विश्वास करती है कि वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल है। आप कोई भी नॉलेज देखेंगे साइंस के थ्रू अगर प्रूव्ड होगी तो उस पर कई सारा डेटा, कई सारे फैक्ट्स जो उन्होंने कलेक्ट किए होंगे उसके बेसिस पर ही वो किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये चीज़ आपकी निकल कर आ रही है। जैसे न्यूटन का भी आप देखेंगे ग्रेविटी लॉ, तो उन्होंने अगर जो सेब गिरता हुआ देखा तो उन्होंने हर चीज़ को इस तरीके से, हम अगर नीचे ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है। तो ग्रेविटी ना, तो इसका मतलब वो सभी चीज़ों के लिए एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से ग्रेविटी का लॉ बनाया गया। ऐसे कई सारे लॉज हैं जो साइंस के बेसिस पर कहीं डेटा ऑफ फैक्ट्स में ऑब्जर्वेशन कर कर हम फाइंड आउट करते हैं, कहीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में क्वेश्चंस कहीं सारे आते हैं, कहीं उनके लॉजिक मतलब कहीं वो बिठाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है तो क्या होता है। अपने पेरेंट्स से मोस्टली क्वेश्चंस पूछना, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है, ट्रेन जो हवाई जहाज़ है वो हवा में क्यों उड़ता है, ट्रेन क्यों नहीं उड़ सकती है, तो कई सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो वाई क्यों होता है उन सभी का रीज़न कौन पता करता है? साइंस। और साइंस उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों का रिजल्ट निकालती है, ड्राइव करती है, जो आपके सामने प्रेजेंट करती है और आप उसे सच मान लेते हैं क्योंकि वो एक बैक्ड होती है कई सारे फैक्ट्स बेस्ड डेटा के रिगार्डिंग। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है।
प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर, बिल्कुल उसमें ऑब्जर्व भी करते हैं हम चीज़ों को, उसके बेसिस पर एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, उस पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब्स वगैरह होते हैं, आप उसमें देखते हैं कहीं सारे केमिकल्स को एक दूसरे में मतलब कुछ भी इंसर्ट करके ये देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। जैसे अगर हम अपना अगर डेली की लाइफ में बोलें तो दूध होता है, जैसे अगर हम उसमें ये देखते हैं कि दूध किस वजह से ख़राब हो सकता है, किस वजह से फट सकता है, तो विनेगर डालकर देख लेते हैं, नींबू डालकर देख लेते हैं, तो उस तरीके से क्या उसका रिएक्शन आता है, नहीं आता। एक्शन आपका कि आपने उसमें विनेगर डालकर देखा, रिएक्शन क्या रहा, रिएक्शन का रिजल्ट ये रहा कि दूध फट गया, तो ये क्या था, एक्सपेरिमेंट। ये भी कभी एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि आखिर इस चीज़ में होता क्या है इन केमिकल्स को ऐड करके। तो ये साइंस में भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के थ्रू जो भी चीज़ें प्रूव कर दी जाती हैं वो यूनिवर्सली राइट मानी जाती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सन का, तो क्या ये सारे फीचर्स साइंस के मैनेजमेंट में हैं या नहीं, इसको पता करते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट, बिल्कुल है। मैनेजमेंट की कई सारी बुक्स हैं, जैसे आप MBA करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, मैनेजमेंट होता क्या है, उनके सिद्धांत, उनके नियम, सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक मैनेजर होता है, बिना उसके भी बन सकता है, लेकिन एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है। कह सकते हैं कि इन साइंस एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक सिस्टम मटेरियल है जो अवेलेबल होता है, जो यूज़ किया जाता है साइंस की नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। उसी तरह मैनेजमेंट में भी अवेलेबिलिटी है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है, हम MBA करते हैं या अदर कोई स्टडी करते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, जो हमें मैनेजमेंट में एक अच्छा मैनेजर बनने में बहुत काफ़ी असिस्ट करता है, हेल्प करता है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करता है ये फीचर। इसका मतलब ये फीचर्स तो इसमें साइंस का प्रेजेंट है, किसमें, मैनेजमेंट में, करेक्ट। सेकेंड फीचर्स यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें उनके थ्रू प्रूफ कर दी जाएंगी, यूनिवर्सली उन चीज़ों को मान लिया जाता है, रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। एंड वैलिडिटी, दैट मीन्स दे गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन, बिल्कुल सभी क्या, लेकिन मैनेजर का ऐसा हो सकता है, कहीं सारे लोग होते हैं, हर जगह आप ऐसा देख सकते हैं कि मैनेजर सेम पॉलिसी फॉलो कर रहे हो। इंडिया में अलग हो सकता है, अमेरिका में अलग हो सकता है, इवन आप इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ भी देख सकते हैं कि साउथ साइड कुछ और फॉलो किया जा रहा है, नॉर्थ साइड कुछ और फॉलो किया जा रहा है, टाइमिंग्स अलग हैं, वर्किंग आवर्स जो होते हैं, वर्किंग कंडीशंस अलग प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हर जगह की पॉलिसीज़ अलग अलग हैं, हर किसी की अप्रोच डिफरेंट है। सेम अप्रोच एप्लीकेबल करना और सभी सिचुएशंस में ये पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है, कभी कंपनी हो सकती है पीक पर है, बूम कंडीशन में, कभी रिसेशन को भी वो फेस कर सकती है। तो क्या सभी सिचुएशंस में हम सेम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ और सेम पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं? बिल्कुल नहीं, चेंज करना पड़ता है। जैसी सिचुएशन होगी वैसा। वॉर की कंडीशन आती है तो क्या आपको सारी चीज़ें जो सफिशिएंट मतलब आपको अवेलेबल हो जाती हैं इजीली, जो मटेरियल ऐसा नहीं है आप बाज़ार में जाएंगे नॉर्मल डेज़ में तो आपको इजीली, आपने आटा परचेज़ किया आपको इजीली मिल जाएगा और सेम रेट्स में, कम रेट्स में। लेकिन क्या जब वॉर की कंडीशन होगी तो अनाज की खेती हो पाएगी? नहीं। तो इसका मतलब आपके पास क्वांटिटी क्या होगी? बहुत कम है अवेलेबल, तो आपको सप्लाई क्या किया जाएगा? बहुत कम। जब है कम चीज़, सप्लाई भी करना है, तो क्या होगा, उसकी रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा। और रेट्स बढ़ा दी जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, आपने अपनी पॉलिसी बदली, जिस चीज़ को आप रीजनेबल रेट पर देते थे आपने बढ़ा दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ चेंजिंग सर्क्यूमटेंसेस एंड सिचुएशंस, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ चीज़ों को बदला। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो साइंस का फीचर है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। थर्ड वन, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप्ड होते हैं थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, आसपास के सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेसिस पर कोई प्रिंसिपल है उसको प्रोपाउंड करते हैं और उसको फिर टेस्ट करते हैं। कैसे? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर। हम स्टूडेंट लाइफ में भी तो ऐसा करते हैं। कोई भी चीज़ आप क्या फर्स्ट टाइम में सीख जाते हैं? पहली बार में आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हैं? नहीं।
ट्रायल एंड एरर अप्रोच करते हैं। ट्राई करते हैं, गलती हुई, दोबारा अब इस गलती को नहीं करना, फिर किया, फिर गलती हो सकती है दूसरी गलती हो, अब इसको रिपीट नहीं करना, फिर दोबारा उस गलती को किया, फिर रिपीट नहीं करना, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस चीज़ को करने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से साइंस में भी कई सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको नोट करते हैं, उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट कैरियर आउट करते हैं और फिर रिजल्ट ड्राइव करते हैं जो आप सभी के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से अगर लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट मैनेजमेंट में करेंगे, मान लीजिए मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोई इंसान एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। लेकिन इसमें मैनेजर सिर्फ एक अकेला एक्सपेरिमेंट करके सीख ही नहीं रहा है, कहीं सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर है कि अगर आपका एक स्टेप कहीं सारे लोगों की आजीविका छीन सकता है। तो इसीलिए कोई भी डिसीज़न आप ऐसा नहीं ले सकते कि आपने अपना सोचा और इंस्टेंटली आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। टॉप लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं, मिडिल लेवल अथॉरिटीज़ होती हैं और जो लोअर लेवल होती हैं, सभी से डिस्कस करना और जो वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में सोचना, सोसाइटी के लिए सोचना, अपनी कंट्री के लिए सोचना, सभी चीज़ों को साथ में लेने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आखिर मेरा डिसीज़न क्या होना चाहिए जो मेरी कंपनी को भी हार्म ना करे, मेरी सोसाइटी को भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन, ठीक है ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना मैनेजमेंट में इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट किसके साथ डील कर रही है, ह्यूमन बींग्स के साथ, और ह्यूमन बींग्स कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। आप भी पता है, कहीं अगर आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी में, तो मे भी हो सकता है आपका अप्रोच पहले कुछ अलग था, आप बहुत खुश रहते थे, बहुत जल्दी काम करते थे, कभी आपका मूड स्विंग कर दिया, आपको वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं लग रही हैं, आपको पे ठीक नहीं लग रहा, और दूसरी कंपनी जो उसके अपोजिट में है, उसके कॉम्पिटिटर हैं, वो आपको अच्छा ऑफर कर रहे हैं, तब आप उस दूसरी पहली कंपनी में काम करना चाहेंगे? नहीं, आप बोलेंगे जब मुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो मैं इस कंपनी में क्यों काम करूँ। फिर आपका जो रवैया होगा, बिहेवियर होगा काम करने के प्रति, वो बिगड़ता जाएगा टाइम टू टाइम, और आप उस चीज़ में जैसे 100% देते थे वैसा नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन कभी भी कांस्टेंट बिहेवियर नहीं रख सकता, वो टाइम टू टाइम अपने बिहेवियर में चेंज लाता रहता है। तो बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और एक प्रॉपर कहते हैं ना फुल ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी होता है, इसका ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है सभी के लिए एक जैसा चीज़, सब्जेक्टिविटी होता है हर किसी का अपना ओपिनियन, हर ह्यूमन अलग है, हर ह्यूमन बींग्स हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग है। एक टीचर है, मैं हूँ, आपको सेम चीज़ दी जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उसको सेम रिपीट करूँ और आपको वही चीज़ दे दी जाए आप भी सेम वे में बोलें, बिल्कुल नहीं, हर किसी का तरीका अलग है। तो ह्यूमंस के लिए हम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। तो और अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट में ये फीचर है या नहीं, तो मैनेजमेंट में ये फीचर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट हम वर्क का करते हैं, पीपल का करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, और ये सारी चीज़ों में ग्रुप सबसे ज़्यादा मायने रखता है जो है ह्यूमंस। तो हम ह्यूमंस के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम उनको डील नहीं कर पाते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये फीचर्स भी आप ये देखेंगे कहीं हद तक प्रेजेंट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखा, साइंस के 3 फीचर्स थे जो उसको साइंस कहने पर मजबूर कर रहे थे। पहला फीचर्स सिस्टमेटिक बॉडी प्रेजेंट है, सेकंड वन यूनिवर्सल वैलिडिटी नॉट प्रेजेंट, थर्ड वन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ये पार्शियली प्रेजेंट है। इसका मतलब हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, ये भी नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट इज़ नॉट साइंस, मैनेजमेंट इज़ इनएग्जैक्ट साइंस, मीन्स सोशल साइंस। मैनेजमेंट ना तो पूरी तरीके से साइंस है, ना हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस, मतलब प्रॉपर साइंस नहीं है, बट कहीं हद तक ये साइंस है। ये फीचर्स इसका ये रहा। अब नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। भाई आर्ट क्या होता है, आर्ट तो जानने पहले आर्ट क्या होता है। आर्ट पहला फीचर्स एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज तो एग्जिस्ट करती है, नॉलेज तो थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई भी आर्टिस्ट है, सिंगर है, राइटर है, डांसर है, ये सारे क्या हैं, इनका हर एक किसी के पास आर्ट है। टीचर है, वो
पढ़ा रहा है उसकी भी आर्ट है, कोई जो हाउस वाइफ खाना बना रही है ये उनकी आर्ट है। तो ये सभी हर किसी के पास हर चीज़ का एक थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं है। कुकिंग की भी आप देखते हैं रेसिपी बुक्स आती हैं, सिंगिंग के लिए भी कहीं सारे नॉलेज हैं, कहीं राग वगैरह होते हैं उनकी भी बुक्स होती हैं, डांसिंग के लिए कहीं सारे कोरियोग्राफर्स हैं और इन चीज़ों के लिए भी ताल क्या होना चाहिए, कितने फॉर्म्स होने चाहिए, ये भी होता है। ऐसे ही टीचिंग है, टीचिंग करने के लिए भी क्या वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इनका सभी के लिए है। तो हर चीज़ की, हर आर्ट का एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चा उससे कहते हैं ना बेसिक से अपनी नींव मजबूत कर सके, उससे सीखे, उसके बाद उसे प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करे। तो आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने से नहीं है। आर्ट कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना आर्ट है। किसी स्किल्स को आपने देख लिया, ठीक है, ये आर्ट नहीं है, उसको एप्लीकेशन किया प्रॉपरली, उसको आर्ट बोलते हैं। तो ये पहला हो गया। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है, हर कोई अपने अलग, जैसे आपको वही बुक या वही गाना बोल दिया जाए कि ये गाना लीजिए, इस गाने को गाकर देखिए, आप हो सकता है अच्छा गाएं या हो सकता है बुरा गाएं। दूसरा जो आपके बगल में बैठा है उन्होंने भी गाया लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था, कुछ सुर आगे जा रहे थे, कुछ पीछे जा रहे थे। और जो तीसरे उन्होंने गाया उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। तो इसका मतलब क्या है? सेम थ्योरेटिकल आपको कहते हैं ना, एक सॉन्ग दिया गया, नॉलेज जैसे इसमें दिया गया है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज सेम दी गई लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका सभी का अलग था। जिसको जैसा आता था उसने वैसा एप्लीकेशन किया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यूपीएससी हर किसी से नहीं हो सकता है, कोई नहीं कर पाएगा क्रैक, नहीं कर सकते, नहीं। और जो जिनका हो जाता है वो क्या कुछ अलग पढ़ते हैं? नहीं, आप ही की जैसी बुक्स उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, सब कुछ आप ही के जैसे ही, सब उनको जैसे टीचर होते हैं गाइड करने के लिए वैसे ही होते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही वो स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। उस चीज़ को उसमें कैसे पढ़ते कैसे हैं ये भी बहुत डिफरेंट होता है। कहीं बच्चे आप में से ही होंगे जिनको आप देखते होंगे वो बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा सुबह से, देख लेना मैं तो फेल ही होऊंगा। ऐसे बोलने वाले टॉपर निकल जाते हैं, वही टॉपर होते हैं, आपको पता चलता है। वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन हो सकता है कि वो आपके सामने भी आपको खेलते हुए नजर आए, लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका है ना कि 1-2 घंटा ही इनफ है उनके लिए। आप पूरे दिन बुक खोलकर बैठे रहिए सुबह से लेकर रात तक, लेकिन वो 1-2 घंटे में ही देखकर उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो पूरा ही उस चीज़ को रटते नहीं है, समझते हैं। और समझकर उनका जो एप्लीकेशन करने का तरीका है वो डिफरेंट है, चीज़ें वही हैं। तो वही ये है, थ्योरेटिकल नॉलेज है लेकिन सभी का एप्लीकेशन करने का तरीका अलग अलग है। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं उसे डेली उसे करते जाएंगे, एप्लीकेबल करते जाएंगे, उसे डेली प्रैक्टिस करेंगे विद कंसिस्टेंसी, तो चीज़ों में प्रैक्टिस के साथ क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जैसे मैंने आपको टीचिंग का बोला, या आप अपनी खुद की पढ़ाई का देख सकते हैं। पहले जब आपने एडमिशन लिया 9th में आए, ठीक है, किया 11th में आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ा, स्ट्रीम कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट, क्या चूज़ करना चाहिए। तो पहले जब लिया तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई इस कॉमर्स को कैसे पढ़ेंगे, कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा। तो जब समझ नहीं आया लेकिन आपने डेली उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, डेली उस चीज़ को समझा, तो आप क्या हो गए, उसमें भी आप प्रोफिशिएंट हो गए। आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी और आपके लिए अब वो इजी हो गया, उसमें आप चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ ऐड और करने लगे। तो ये है आर्ट। अब मैनेजमेंट में ये फीचर अवेलेबल है या नहीं है, देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, बिल्कुल इसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। जैसा मैंने आपको बताया, जब आप MBA करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप उस प्रोफेशन में अगर जाते हैं मैनेजमेंट में, तो आपको कहीं सारा जो एक स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है और इसकी कहीं सारी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जो आपको दिए जाते हैं। इसका मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें एग्जिस्ट करती है। तो मैनेजमेंट में देयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर अवेलेबल। इट मीन्स क्या है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बुक है, फाइनेंस के लिए आप फाइनेंस की बुक ले सकते हैं, और अगर आप सेल्स में जाते हैं या मार्केटिंग में जाते हैं तो आप वहाँ भी कुछ स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़ सकते हैं। तो एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन,
आर्ट की फील्ड में हर आर्टिस्ट का अलग अलग तरीका होता है नॉलेज को अप्लाई करने का, स्किल्स को अप्लाई करने का। ऐसे ही मैनेजमेंट जो होता है उनकी भी इफ़िशिएंसी अलग अलग होती है। हर मैनेजर का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, काम करने का तरीका ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी पॉलिसी हो सकती है जो वो बना रहे हैं या जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो टाइम मैनेजमेंट को कंसीडर ज़्यादा करते होंगे। कुछ इफ़िशिएंसी पर वर्क करते होंगे कि मुझे टाइम से मतलब नहीं है, मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। और कुछ ऐसे होंगे जो ये फोकस करेंगे, नहीं मुझे तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवली दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना है। तो हर किसी का काम करने का, स्किल्स को अप्लाई करने का तरीका अलग है। इसका मतलब ये है कि बट उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है कि कैसे जो प्रिंसिपल्स जो ऑलरेडी मैनेजमेंट के लिए बने हुए हैं उनको वो अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो आर्ट का फीचर है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं 2 फीचर्स तो अभी प्रेजेंट थे, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है या नहीं है? आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस। डेली आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी तो आप उस चीज़ में बिल्कुल कहते हैं ना मेरा अपर हैंड है, मेरे को इस चीज़ में कोई बीट नहीं कर सकता। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी आर्टिस्ट अपना परफेक्शन नहीं लेके आ सकता। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एक कहते हैं ना मैनेजर्स को एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, तो वो एक्सपीरियंस जब बना जब उन्होंने उस चीज़ को सीखा, उस चीज़ का अनुभव लिया, उन चीज़ों को करते रहे जब उन्हें उस चीज़ का अनुभव हुआ तो वो इम्प्रूव करता है उनके स्किल्स को, इफ़िशिएंसी को। तो एक गुड मैनेजर जो होता है वो काम करता है, प्रैक्टिस को भी लेके जाता है, क्रिएटिविटी को भी, इमेजिनेशन को भी, और इनिशिएटिव्स और इनोवेशन। मतलब इनोवेशन का मतलब नई नई चीज़ों को लेकर आना, नवाचार, इन सारी चीज़ों को एनकरेज करता है। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही फीचर जो आर्ट के थे वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। मतलब मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज आर्ट बट मैनेजमेंट इज नॉट completely science. मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस। अब लास्ट फीचर और देखना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। प्रोफेशन है या नहीं है? देखिए प्रोफेशन जब बोला जाता है जब उसमें ये 5 फीचर्स अवेलेबल हो। जैसे आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ मैनेजमेंट नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल आप प्रोफेशन होता है। जैसे एक सीए है, अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनता है तो उसके लिए भी उसे सीए की मतलब पूरा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, बुक्स पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, उन्हें भी एमबीबीएस नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। टीचर्स होते हैं जो बीएड के थ्रू जाएंगे, बीटीसी, पीएचडी, कहीं सारे तरीके हैं, उनको भी एक स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है, एक प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है, उसको पास आउट करना पड़ता है। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई, अगर आपको बोलते हैं ना अगर आपके पास सीए की डिग्री नहीं है या आपके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, कुछ नहीं बन सकते। इसका मतलब क्या है, उन्होंने एक लिमिटेशन, एक दायरा तय कर दिया कि इस चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जब मिनिमम रिक्वायरमेंट को फिल करेंगे तब आप आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोफेशन में ऐसा होता है, डिग्री की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, कहीं जैसे सीए का मैंने एग्जांपल दिया, उसके लिए आईसीएआई बना है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए भी एसोसिएशंस होते हैं मेडिकल लाइन में जो होते हैं, और टीचर्स होते हैं, टीचर्स के लिए होते हैं। ट्रेड अलग चीज़ हो गई, प्रोफेशन अलग हो गया। तो प्रोफेशन में हर चीज़ का एसोसिएशन होता है, बिल्कुल, जो आपको बताते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, एथिकल्स मीन्स एथिक्स, आज मतलब एथिक्स जो आपको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, जब आपको पता चले क्या सही और क्या गलत है। और लास्ट वन है सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन जो होते हैं, जो भी प्रोफेशनल बंदे होते हैं, उनका ये काम होता है। जैसे लॉयर है, लॉयर क्या करते हैं, केस लड़ते हैं। जो लोग उनके पास अपनी दलीलें लेकर आते हैं, उनका केस सुनने के बाद आप कोर्ट में जाकर उनको बचाने की कोशिश करते हैं, नहीं करते? हो सकता है सही इंसान को बचा रहे हो, हो सकता है गलत को बचा रहे हो, लेकिन आपका काम है उनको सर्विस प्रोवाइड करना, करते हैं ना एज अ प्रोफेशनल। ऐसे ही ये सारी फीचर्स होते हैं जो प्रोफेशन के होते हैं। अब हमें देखना ये है कि ये सारे फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या नहीं है। देखते हैं।
well defined body of knowledge. In every profession there is a practice of systematic body of knowledge which helps the professional to gain specialized knowledge of that profession. In case of management also there is a availability of systematic body of knowledge, so this feature is present. इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में कि प्रोफेशन हम जब बोलेंगे जब उसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती हो, और मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करती है जो एमबीए के थ्रू मैंने आपको बताया, कई सारे डिप्लोमास, कहीं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही हैं जिनके सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जो आपको आपके मैनेजियल स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका मतलब एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये जो फीचर है वो उसमें प्रेजेंट है। सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री एक प्रोफेशनली अगर आप बोलें किसी भी चीज़ को क्रैक आपको करने के लिए प्रोफेशनली, जैसे कहते हैं ना वकील बनने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए, सीए बनने के लिए सीए की डिग्री चाहिए, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस क्वालिफाई होना चाहिए, और टीचर के लिए बीएड या टेट या सुपर टेट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिग्री या एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा है वो जब ही कर सकता है जब उसके पास किसकी डिग्री हो, एमबीबीएस की। तो वेयर देयर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। क्या लेकिन मैनेजर के लिए भी ऐसा है कि कोई एग्ज़ाम या कोई डिग्री चाहिए होगा तभी आप मैनेजर बनेंगे? ऐसा तो नहीं देखा। हम तो अपनी डेली लाइफ में भी अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए आ रहे हैं, और हम किसी कंपनी में भी देखते हैं वहाँ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री ही चाहिए होगी तभी आप मैनेजर। अभी कुछ ऐसा लीगल रूल तो नहीं बना है। लोग डिमांड कर सकते हैं कि आपके पास ये डिग्री हो तो बेटर रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जब ये डिग्री होगी तभी आपको आगे मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। मैनेजमेंट कभी भी डिग्री या आपकी कोई एग्जामिनेशन नहीं बता सकती कि आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, कितना अच्छे स्किल्स हैं आपके पास। मैनेजमेंट विदाउट डिग्री भी हो सकता है। तो कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है irrespective of education qualification. It means this feature of profession is not present in management. ये फीचर, इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, बट ये फीचर प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स मैंने आपको बताया था जो ये बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर उसमें प्रोफेशन में कोई एक एसोसिएशन होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। जैसे पुलिस होता है तो पुलिस में भी आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि क्या आप कर सकते हैं, कब आप एनकाउंटर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। एक टीचर बच्चे को कब उसकी मतलब उसको पिटाई लगा सकता है या उसको डांट सकता है, तो इसकी भी आप हर बार ऐसा नहीं है कि आपका जब मन का है आप किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक कहते हैं ना दायरा होता है, जब वो चीज़ें उस लिमिट से बियॉन्ड दी लिमिट चली जाती हैं जब आप उस चीज़ को करते हैं। और इसीलिए जब भी हम प्रोफेशन में देखते हैं तो हर किसी के एथिकल कोड्स होते हैं। जैसे AIMA मैनेजर्स के लिए बना हुआ है। अगर हम मैनेजमेंट के केस में बोलें तो एक एथिकल बिहेवियर के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है जो ये प्रोवाइड करती है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए मैनेजर का। ये इंडियंस के लिए है, इंडियन मैनेजर जो हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो ये बताता है आपका हकीकत में एक्चुअली क्या बिहेवियर होना चाहिए, आपको किस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो लीगली लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि मैनेजर्स को रजिस्टर्ड होना चाहिए। कई सारे मैनेजर्स अभी भी कंपनी में काम कर रहे हैं विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद AIMA। इसका मतलब लीगली अभी ये अलाउ मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है। अभी ये कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब क्या है, एथिकल कोड्स का जो एग्जिस्टेंस है ये फीचर्स अभी मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं प्रेजेंट नहीं है। तो ये फीचर्स भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था सभी प्रोफेशंस होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है। अगर कुछ भी गलती होती है क्या होता है, जैसे बैंकिंग में भी आप देखेंगे कि कुछ गलतियां होती हैं, सब लोकपाल बनाया गया है। अगर RBI कहते हैं ना कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है कस्टमर की,
तो वो लोकपाल में जाएं, वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। फिर वहाँ उसे जो डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, वो उन चीज़ों के उन कंप्लेन से डील करते हैं। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट बनाया गया है, ऐसे ही हर जगह का एक एसोसिएशन होता है हर प्रोफेशन के हिसाब से, जिसमें आपको रजिस्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एज अ प्रोफेशनल उसी एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। इन केस ऑफ मैनेजमेंट कई सारे एसोसिएशन हैं जो सेटअप किए गए नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, बट उनका क्या है, कुछ मेंबरशिप रूल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। बट अभी ये भी कंपलसरी नहीं किया गया मैनेजर्स के लिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। बन गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बने तो भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। कंपलसरी नहीं किया है, और हमारे देश में जब तक कुछ भी कंपलसरी नहीं किया है ना, हम करना ही नहीं चाहते हैं। जैसे चल रहा है चलने दो, इसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैनेज अगर इसकी बात करें प्रोफेशन की, तो ये फीचर्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। देखिए, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। लास्ट स्लाइड है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव है या नहीं है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस देता है नहीं देता। एक बैंकिंग में जो काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं, या वो आपको सर्विस देते हैं नहीं देते हैं। आपके अकाउंट्स की सर्विस देंगे, आपका अकाउंट ओपन करेंगे, आपके एफडी जो करेंगे, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप स्लिप जो विड्रॉल स्लिप्स वगैरह होती हैं उसको जमा करके उसको वेरीफाई करके आपको पैसा प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी किसके बैंकिंग सर्विसेज हो गए। टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट होता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देगा। हॉस्पिटल में जाकर आपको हेल्थ सर्विस मिलेंगी। अगर आपको कोई भी मतलब कहीं भी चोट लग रही है, कुछ लग रही है, तो ये उनका काम है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से हर प्रोफेशनल बंदे का काम होता है कि डेडिकेशन के साथ वो अपने क्लाइंट को सर्व करे, सर्विस दे। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है कि वो आपको सर्विस देगा? बिल्कुल नहीं भाई, वो तो डायरेक्टली आपसे डील ही नहीं करेगा कंज्यूमर से। वो उसका काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीवमेंट करने के लिए नए नए एफर्ट्स को ऐड करना। उसका काम क्लाइंट को सर्विस देना नहीं है। क्लाइंट को सर्विस तो जो उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है वो देंगे। आपका काम क्या है? जो काम इधर एक कंपनी में बिखरा पड़ा हुआ है, या जो कहीं सारे काम आपको दिख रहे हैं, कई सारे लोग हैं जिनको उनको हमको करना, उनको मैनेज करना, ताकि वो ऑपरेशन बिल्कुल इफेक्टिवली रन हो सके और हमारा बिजनेस सही तरीके से चल जाए। तो उनका काम किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करना बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को सेट कर कर उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी तरफ करना है। तो ये फीचर्स भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो कंक्लूज़न ये है, अगर हम तीनों को देखें, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, तो आप देख सकते हैं प्रोफेशंस का जो 5 फीचर्स थे उसमें से सिर्फ 4 फीचर्स हैं जो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रोफेशन बट मैनेजमेंट इज़ आर्ट। And the last one is management is inexact science, means social science. We can consider it as a social science. Inexact, थोड़े कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है। तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपके सभी के डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना बिल्कुल मत भूलिए। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल्स की अपकमिंग अपडेट्स मिल सकें।